ग्रामीण विकास योजना में आज हम इंदिरा आवास योजना के बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा आवास योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है ये IAY है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। जितनी भी जो योजनाएं होती हैं उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको इंदिरा आवास योजना न देके सिर्फ IAY देगा तो आपको ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि ये कौन सी योजना के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है। जो इंदिरा आवास योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार की योजना रहते हुए ये ग्रामीण और केंद्र दोनों स्तर पर चल रही है, ये दोनों स्तरों में चल रही है। देखिए, जो इंदिरा आवास योजना है 1985-86 में RLEGP की उप योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। RLEGP होता क्या चीज़ है? रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP, जिसको हिंदी में बोला जाता है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है इसकी उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना को 1985-86 में प्रारंभ किया गया था। फिर 1989 में जो इंदिरा आवास योजना है इसको JRY योजना में शामिल कर लिया गया था। JRY मतलब है जवाहर रोजगार योजना, इसके अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया था। फिर जो इंदिरा आवास योजना है ये स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र योजना के रूप में कब प्रारंभ की गई? तो 1 जनवरी 1996 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदिरा आवास योजना प्रारंभ कब हुई, तभी भी आपको आंसर लेना है 1 जनवरी 1996, क्योंकि ये जो योजना थी ये स्वतंत्र योजना के रूप में लागू हुई। इससे पहले तो वो किसी न किसी की उप योजना या किसी में शामिल थी, किसी न किसी पर डिपेंड थी, पर अभी ये कैसे हो गई है? स्वतंत्र योजना के रूप में प्रारंभ हो गई है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य, देखते हैं। इसका जो उद्देश्य है, हम दो प्रकार का इसका उद्देश्य देखेंगे, एक इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य और एक बाद का उद्देश्य। तो जो प्रारंभिक उद्देश्य है इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले SC, ST तथा मुक्त बंधुआ मजदूर है, इनको आवासीय निर्माण की सहायता देना, ये इसका प्रारंभिक उद्देश्य था। देखिए, जो बाद का उद्देश्य था इसमें ये नहीं रखा गया था कि BPL से नीचे होने चाहिए, SC होने चाहिए, ST होने चाहिए या मुक्त बंधुआ मजदूर होने चाहिए। इसमें सिर्फ ये रखा गया कि जो हितग्राही होंगे वो सिर्फ और सिर्फ BPL परिवार के अंतर्गत शामिल होने चाहिए। अगर वो BPL परिवार के अंतर्गत शामिल है तो उसको इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। जो बंधुआ मजदूर मैं आपको बताइए, मुक्त बंधुआ मजदूर ये होते क्या चीज़ है? ऐसे मजदूर जो पहले बंधुआ मजदूर थे लेकिन अब मुक्त हो चुके हैं, उनको मुक्त बंधुआ मजदूर कहा जाता है। इसके बाद है आपका क्रियान्वयन विभाग। क्रियान्वयन विभाग है, उसी को क्रियान्वयन एजेंसी भी बोला जाता है। तो इसमें जो क्रियान्वयन एजेंसी, इसमें जो हितग्राही जो रहते हैं वो स्वयं इसके क्रियान्वयन एजेंसी कहलाते हैं या क्रियान्वयन विभाग कहलाते हैं। और हितग्राही के अलावा इसमें ग्राम पंचायत जो रहता है ये भी क्रियान्वयन विभाग के रूप में कार्य करती है। ग्राम पंचायत कैसे कार्य करती है? देखो, ये हितग्राहियों का जो चयन रहता है ये ग्राम पंचायत ही करती है ना, तो इसीलिए ये भी क्रियान्वयन विभाग के अंतर्गत शामिल है। हितग्राहियों का चयन किसके माध्यम से करेंगे? ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत करती है, और ये क्रियान्वयन विभाग के रूप में शामिल है। और हितग्राही इसलिए क्योंकि यहाँ पे आवास निर्माण का जो कार्य है वो हितग्राही को स्वयं ही करना पड़ेगा, किसी और से ये नहीं करा सकते हैं, उनको अपना घर खुद ही बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इसका नोडल एजेंसी। देखिए, इसकी नोडल एजेंसी है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, इनको इंदिरा आवास योजना की नोडल एजेंसी कहा जाता है। फिर देखते हैं हम लोग हितग्राही की पात्रताएं। जो हितग्राही होंगे उनको BPL परिवार से होना बिल्कुल भी कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ जो एरिया है वहाँ के जो फैमिली है उनको ये जो योजना है उसका लाभ मिला जाएगा। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार। वन अधिकार अधिनियम मतलब ऐसे परिवार जो जिनका कोई आजीविका का साधन ही नहीं है ना, जिनका कोई आजीविका का साधन नहीं है तो उनको क्या रहता है, वन अधिकार पट्टाधारक नियम जो रहता है वहाँ पे उनको पर्टिकुलर एक पट्टा मिला रहता है कि उस जो वन का जो लघुपज रहेंगे उसका वो उपयोग कर सकते हैं अपने आजीविका के लिए, है ना। तो इस प्रकार के जो वो लाभार्थी परिवार रहेंगे, इस प्रकार के जो परिवार हैं उनको इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भी लाभ मिलेगा। तो नेक्स्ट है
जो ST/SC के लिए कुल आवंटन का 60%। देखिए, कुल आवंटन का 60% का मतलब क्या है, जो BPL परिवार के लिए आवास निर्माण किया जाएगा ना, उसका 60% ST/SC परिवार के लिए होना आवश्यक है। ये एकदम कंपलसरी है। इसको आप एक ST/SC के लिए आरक्षण भी लेके चल सकते हैं कि जो BPL परिवार के लिए जो आवास निर्माण का कार्य किया जाएगा, उस कार्य का 60% ST/SC के लिए होना आवश्यक है। जो मकान निर्माण जो किया जाएगा, है ना, तो ये जो कार्य है, इनका आवंटन किनके नाम पे किया जाएगा अगर पूछा जाएगा, तो ये वयस्क महिला सदस्य के नाम पर। नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट देख लीजिए, मकान वयस्क महिला सदस्य के नाम पर ही आवंटित किया जाएगा। यदि जो महिला सदस्य जो है, अगर वो चाहे कि मेरा नाम न रह के, मतलब वो जो महिला सदस्य है उनका नाम न रह के, अगर उनके पति का नाम अगर वो चाहेंगी तो अपने पति का भी नाम करा सकती है। अगर वो ये चाहे कि पति पत्नी हम दोनों का नाम रहे, अगर वो ऐसा चाहे तो ऐसा भी वो करा सकती हैं। मतलब अगर महिला सदस्य सहमत हैं तो पति और पत्नी दोनों का भी नाम, दोनों के नाम में मकान का आवंटन किया जाएगा। पर अगर 6 पॉइंट देख लीजिए, यदि अगर कोई वयस्क महिला ही नहीं उस परिवार में, या फिर वो जो महिला थी होंगी उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, इस कंडीशन में कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जो वयस्क पुरुष हैं उनके नाम पे मकान का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका वरीयता। देखिए, ये जो है इंदिरा आवास योजना, इसके अंतर्गत जो हितग्राही होंगे तो उनको किसके हिसाब से उनका चयन किया जाएगा, उसमें कोई एक वरीयता डिसाइड किया जा रहेगा कि इनको पहले शामिल किया जाएगा, इनको बाद में शामिल किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका वरीयता देख लेते हैं। जो मैला ढोने वाले परिवार हैं इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी लोग जो हैं वो आते हैं। सबसे पहले मैला ढोने वाले जो परिवार रहेंगे उनको वरीयता पे रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो विधवा महिलाएं हैं, है ना, जो तलाकशुदा हैं, या जो परित्यक्त महिलाएं हैं, या जो अत्याचार से पीड़ित हैं, या ऐसी महिलाएं जिनके पति कम से कम 3 वर्ष से लापता है, 3 वर्ष तक लापता है, तो ऐसी महिलाओं को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसे परिवार को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर जो मानसिक रूप से विकलांग है ना, मानसिक रूप से विकलांग, देखिए विकलांगता में भी आपका एक परसेंटेज रहता है ना, 100 टोटल 100% की चीज़ें होती है। तो मानसिक रूप से विकलांग मतलब कितने प्रतिशत तक उनको विकलांग होना जरूरी है, मानसिक रूप से 40% तक। जो अगर कम से कम 40% तक मानसिक रूप से विकलांग है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेम थिंग शारीरिक विकलांग के लिए भी आ जाता है। अगर 40%, कम से कम 40% तक अगर वो शारीरिक रूप से विकलांग है तो उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका 4th पॉइंट देख लीजिए, इसमें जो शहीद, सशस्त्र, अर्धसैनिक जो हैं, शहीद का मतलब जो अब नहीं रहे हैं, तो ऐसे जो सैनिक हैं उनकी जो विधवाएं होंगी उनको भी यहाँ पे वरीयता दिया गया है। और उनके लिए BPL रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो BPL नहीं है, BPL फैमिली से बिलोंग नहीं भी करते हैं, तभी भी उनको यहाँ पे इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है आपका भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक के जो परिवार है उनको भी यहाँ पे वरीयता दिया गया है। 6 पॉइंट में देख लीजिए, जो HIV से संक्रमित परिवार है, या जो कुष्ठ या फिर जो कैंसर रोग से पीड़ित सदस्य परिवार है, उनके परिवार को भी यहाँ पे वरीयता दिया गया है। नेक्स्ट आपका ट्रांसजेंडर व्यक्ति, इनको भी यहाँ पे वरीयता दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं आरक्षण। देखिए, आरक्षण जो है इसको हम 2 भाग में पढ़ रहे हैं, एक जो BPL से नीचे वाले हैं और एक जो अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक के लिए 15% आरक्षण निर्धारित है ना, और जो BPL से जो नीचे है, मतलब 3% जो आवास है वो गरीबी रेखा के जो नीचे के शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं, इनके लिए 3% का आरक्षण निर्धारित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं वित्त पोषण। वित्त पोषण जो है इसको 2 प्रकार से हम देखेंगे, एक सामान्य राज्य के लिए देखेंगे और एक पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब क्या हो गया आपका, जो अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, ये इस टाइप के जो हैं ये सब पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो सामान्य राज्य में अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य का जो अनुपात रहता है वो 75:25 रहता है, और जो पूर्वोत्तर राज्य वहाँ पे केंद्र और राज्य को जो रेशियो दिया गया है वो 90:10, 90:10 के अनुपात में यहाँ पे निर्धारित किया गया वित्त पोषण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वित्तीय सहायता।
जो वित्तीय सहायता है इसको भी क्षेत्र वाइज बांटा गया है, एक आपका सामान्य क्षेत्र और एक पहाड़ी क्षेत्र या उसी को दुर्गम क्षेत्र बोलते हैं, कठिनाई वाले क्षेत्र भी बोलते हैं, या फिर आईएपी जिले जो नक्सल प्रभावित जिले होते हैं, है ना, या जो पिछड़े हुए जिले होते हैं इनको आईएपी जिले बोले जाते हैं। तो देखिए जो सामान्य या फिर मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे 70,000 रुपये की वित्त सहायता प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए ये जो वित्तीय सहायता है ये 1 अप्रैल 2013 का डाटा बता रही हूँ मैं, जब इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज होने वाली थी पर हुई नहीं थी। जब मर्ज हो गई तो हम आगे वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में पढ़ेंगे। जो इंदिरा आवास योजना है इसके बाद ही हम प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट करेंगे, अभी पहले हम इंदिरा आवास योजना को कंप्लीट करते हैं। तो इंदिरा आवास जो योजना है वो कुछ टाइम बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज हो जाएंगी, है ना। तो ये जो वित्त सहायता जो मैं आपको बता रही हूँ वो कब का है, जब इंदिरा आवास योजना अलग थी, उसमें मर्ज नहीं हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आवास निर्माण की शर्तें। देखिए आवास निर्माण की शर्तें मतलब ये है कि उनको घर बनाने के लिए जो क्षेत्र है वो एक डिसाइड कर दिया गया है कि आपको केवल इतने ही एरिया में घर का निर्माण कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा बड़े जगह पे या उससे ज़्यादा अधिक जगह पे आप घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निर्धारित किया गया है, न्यूनतम जो है 20 वर्ग क्षेत्र पर, न्यूनतम 20 वर्ग क्षेत्र पर ही आवास का निर्माण किया जा सकता है। और जो आवास रहेगा नेक्स्ट देखते हैं हम आवास निर्माण की शर्तें। न्यूनतम 20 वर्ग मीटर क्षेत्र पर ही आवास निर्माण किया जा सकता है, ये इसकी शर्तें हैं, ठीक है। जो 20 वर्ग मीटर क्षेत्र पर रहेगा आवास भी रहेगा, उसके साथ साथ धुआं रहित रसोई और शौचालय, ये धुआं रहित रसोई और जो शौचालय है ये बनाना एकदम कंपलसरी, इसको याद रखिएगा। धुआं रहित रसोई का मतलब जहाँ पे धुआं नहीं आता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें अन्य में देख लेते हैं। जो कच्चे मकान जो हैं, कच्चे मकान के उन्नयन के लिए 15,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रति इकाई दी जा रही थी। कच्चे मकान मतलब जिनके पास कम से कम मकान तो है, तो जो कच्चे मकान है उनको मॉडिफाई करने के लिए या उसको पक्के मकान बनवाने के लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है, ठीक है। और मकान निर्माण करने की जो पूर्ण जिम्मेदारी होती है वो हितग्राही या फिर जो लाभार्थी है उन्हीं की होती है। इसके अलावा कोई किसी और को वह अपने घर का निर्माण कार्य करने नहीं दे सकता है, ठीक है। जिसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ठेकेदार को कार्य नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसकी शर्तें ही हैं कि इसमें जो मकान निर्माण जो करना है वो हितग्राही स्वयं करेगा अपने मकान का निर्माण,